वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कारक पढ़ाई थी जिसमें उसके कारक के 8 भेद में से मैं 6 भेद पढ़ा चुकी थी। ठीक है, तो उसके आगे आज मैं बता रही हूँ कि तो उसके आगे क्या है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक की सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं कि अधिकरण कारक होता क्या है। ठीक है, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द, ठीक है, जब संज्ञा सर्वनाम शब्द जब संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया के क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं। ठीक है, क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। कारक चिन्ह है में या पर। ठीक है, अब देखिए परिभाषा क्या कहती है कि जब संज्ञा या सर्वनाम, जो भी अभी तक आपके जो भी कारक आपने पढ़ा है, और उसमें कारक मतलब ही क्या होता है कि सबका संबंध किससे होता है, क्रिया से। क्रिया का संबंध बताने वाला ही कारक होता है, कहलाता है। ये तो आप जानते ही हैं और जानते भी हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो अधिकरण कारक में क्या है कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध रहता है। तो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के होने का, ठीक है, जो भी क्रिया हो रही है उसका वो स्थान बताता है या फिर समय बताता है। स्थान और समय बताने वाला क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो अधिकरण कारक हमेशा क्या होता है, स्थान और समय। इसका कारक चिन्ह होता है में और पर। उदाहरण के लिए देखिए, लोग पार्क में खेलते हैं। लोग पार्क में खेलते हैं, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कारक चिन्ह से कारक पहचान सकते हैं। आपको जब कारक चिन्ह पता रहेगा कि इस का कारक चिन्ह क्या है, उस कारक चिन्ह से जो पहले वाला शब्द होता है वही कारक होता है। आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं। दूसरा, उसकी परिभाषा के हिसाब से भी हम पहचान सकते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि स्थान और समय बताने वाला। अब यहाँ पे देखिए कि आपका कारक चिन्ह में है, ठीक है, और में से पहले जो स्थान है वो क्या है, पार्क। यानी कि जो संज्ञा है सर्वनाम है, लोग जो है कहाँ खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं। पार्क क्या हो रहा है, स्थान को संबोधित कर रहा है। किसको संबोधित कर रहा है, स्थान को। तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। ये अधिकरण कारक हो जाएगा। और में क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह उसका हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है कि आपको जब ये पता रहेगा कि कारक चिन्ह क्या है, उसके पहले वाला शब्द यही होता है कि कारक चिन्ह के पहले वाला शब्द जो होता है वही ज़्यादातर क्या होता है, कारक चिन्ह। और परिभाषा के हिसाब से भी इसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या है, स्थान और समय बताना। इसमें स्थान क्या है, पार्क है। ठीक है, तो पार्क के बाद कारक चिन्ह है, ठीक, में। और इस तरह से भी समझिए, और स्थान बता रहा है तो पार्क क्या है, स्थान है, तो अधिकरण कारक हो गया। इस तरह से हो गया। दूसरा उदाहरण देते हैं। ऐसे भी सन 2022 में, ठीक है, सन 2022 में मुझे यू ठीक है, इसमें
सन 2022 में मुझे यूट्यूब से क्या मिले। अब जैसे उदाहरण के लिए है कि मैं काम कर रही हूँ, 22 में मैंने शुरू किया यूट्यूब पर काम, बट मुझे क्या मिलेगा ना मुझे भी नहीं पता है ना कि 2022 में क्या मिलेगा। बट मैंने समय देख के रखा है कि 2022, ये 2022 में क्या, तो ये जो सन है, ठीक है ना, एक समय है कि 2022 में क्या मिलेगा। सन 2022 क्या है, समय है। ये मुझे क्या, मतलब अपने आप को मैं लिखी हूँ, मुझे यूट्यूब से क्या मिलेगा, ठीक है, मेरी अर्निंग क्या होगी ये मुझे नहीं पता है। और तो जो मैंने इसके क्या है, समय लिखा है, समय है, तो ये समय क्या होगा आपका अधिकरण कारक होगा। इसके बाद में जो होगा आपका कारक चिन्ह हो जाएगा। सन 2022 क्या हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, और में क्या हो जाएगा आपका कारक चिन्ह। यहाँ इसके पहले वाले में भी स्थान था, पार्क स्थान था, इसमें समय था। अधिकरण कारक में क्या होता है, स्थान और समय का बोध होता है, वही अधिकरण कारक होता है इस तरह से। तो इसमें में पर भी हो सकता है। एक पर कारक चिन्ह से भी उदाहरण देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। में से आपने देख लिया तो पर से भी देख लीजिए। मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है, ठीक है। पर क्या, ये अधिकरण कारक है। मेज क्या हो गया, स्थान हो गया, ठीक है ना, मेज क्या हो गया, स्थान हो गया। तो मेज ये हो जाएगा अधिकरण कारक, पर क्या होगा कारक चिन्ह, पर क्या हो गया कारक चिन्ह, यानी कि मेज स्थान बता रहा है और उसके बाद क्या हो गया आपका पर क्या हो गया कारक चिन्ह हो गया। तो ये क्या होता है, परिभाषा आपकी कहती है अधिकरण कारक का स्थान और समय बताता है। तो आपको उदाहरण से भी आपने समझा स्थान और समय को। आपका उदाहरण में था में और पर, कारक चिन्ह में और पर था। तो में से आपने दो उदाहरण समझा कि लोग पार्क में खेलते हैं, वहाँ स्थान बताया, पार्क क्या स्थान है, उसका कारक चिन्ह में था। उसी तरह से पर से क्या, मेज पर पुस्तक है, वो भी एक स्थान बता रहा है। पर जो क्या है, मेज पर पुस्तक है, तो पर क्या है कारक चिन्ह, मेज क्या अधिकरण कारक हो गया। ये आपको ये अधिकरण कारक समझ में आ गया। इसके बाद है संबोधन कारक। संबोधन कारक, अंतिम कारक यही है संबोधन कारक। इसमें क्या है, क्रिया का कोई संबंध नहीं होता, इसमें क्रिया का संबंध नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कार्य का कोई, क्रिया का कोई संबंध नहीं होता है। इसमें क्या है, किसी को बुलाने के लिए या कोई चीज कोई संबोधित करने के लिए किया जाता है। संबोधन कारक में किसी को बुलाने के लिए या संबोधन के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वह संबोधन कारक होता है। इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होते, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, ठीक है।
संबोधन कारक क्या होता है? किसी को किसी चीज़ के लिए संबोधन करना, ठीक है, संबोधन करना। और या किसी को बुलाने के लिए जो शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसी को हम संबोधन कारक करते हैं। इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है। संबोधन का कारक ये होता है और कारक चिन्ह नहीं होता। संबोधन के लिए शब्द जो है, जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वही क्या किया जाता है, वह संबोधन कारक होता है। इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। इसमें इसका किसी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, इसमें कोई क्रिया का संबंध नहीं होता। ये 8वां आपका कारक है। और इसके पहले जो आपने 7 कारक जो पढ़ा था उसमें हमेशा क्या होता था कि आपका संज्ञा सर्वनाम के बाद या पहले, सॉरी, क्रिया के पहले आपका कारक चिन्ह होता था। इसमें क्या है कि ये सबसे ऐसा कारक है, इसमें हमेशा जो शब्द होता है, संबोधन कारक शब्द जो होता है वो सब पहले होता है, सब ठीक है। सबसे पहले संबोधन कारक शब्द होता है, उसके बाद वाक्य पूरी की जाती है। और इसके पहले अपने अभी तक आपने जो 7 कारक पढ़ा था ऐसा उसमें नहीं था कि कारक चिन्ह कभी भी पहले हो। कारक चिन्ह हमेशा उन शब्दों के हिसाब से हुआ, जैसे कर्ता है, कर्म है, संबंध है, जो भी है वो कारक चिन्ह उन कारक चिन्ह के बाद, सॉरी, उन कारक शब्दों के बाद हुआ है। चाहे संबंध कारक हो, चाहे कर्म हो, कर्ता, वो भी जो भी है वो कारक शब्द के बाद हमेशा कारक चिन्ह हुआ। लेकिन इस संबोधन कारक में क्या होगा? जो संबोधन कारक शब्द है उस पहले होता है और उसके बाद उसको वाक्य होता है, तब वाक्य पूरे। जैसे इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, हे, अरे, ठीक है, हे, अरे, भाई, भाइयों, इस तरह के बहुत ऐसे शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो है किसी को बुलाने के लिए या किसी को संबोधन करने के लिए बुलाया जाता है। उदाहरण से समझते हैं कि इसका क्या होगा उदाहरण। परिभाषा मैंने बताया कि ये शब्द या तो किसी को बुलाने के लिए या कोई संबंध आपको संबोधन करने के लिए किया जाता है। हमेशा ये शब्द पहले होता है। इसकी एक और पहचान है, इन शब्दों के बाद हमेशा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय आदि आपको मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया, विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये जो चिन्ह होता है विस्मय आदि बोधक होता है, इसमें यही चिन्ह हमेशा लगा रहता है। इस चिन्हों से आप पहचान जाएंगे कि ये जो शब्द है वो संबोधन कारक है, ठीक है ना। और ये भी पहचान है, ये जो आपका जो चिन्ह लगा रहेगा विस्मय आदि बोधक का, इसके पहले जो शब्द रहेगा ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। ये जो संबोधन कारक है, ये जो चिन्ह है वो विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है, ठीक है ना। और इस दूसरी बात ये क्या है, हे भगवान रक्षा करो, ठीक है ना। इसमें क्या आपको क्या कहा जा रहा है, भगवान को संबोधन किया जा रहा है कि आप हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है। भगवान से प्रार्थना की जा रही है, उनसे कही जा रही है, उनको संबोधन किया जा रहा है कि मेरी रक्षा करिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, हे भगवान, मैं भगवान को संबोधन कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये आपका संबोधन कारक है। और संबोधन कारक के बगल में ये आपका विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा है। तो आप इस चिन्ह से भी पहचान जाएंगे कि इसके पहले वाला जो शब्द है वो क्या है, संबोधन कारक है। एक तो ये भी पहचान सकते हैं, दूसरा ये भी पहचान सकते हैं कि अभी तक आपने जितने भी कारक पढ़े हैं वो उसमें कोई भी कारक चिन्ह पहले नहीं होता है और संबोधन में हमेशा पहले होता है। ये भी पहचान सकते हैं। सबसे अच्छा अब देखिए इसमें है, अरे तुम आ गए, किसी समय हम क्या भाव करते हैं, अरे तुम आ गए, ठीक है, तो मतलब आश्चर्यजनक। इसमें क्या है कि आने का, किसी को बुलाने के लिए होता है, किसी को बुलाना या संबोधन, आश्चर्य, इस तरह का जो भी है जो शब्द, तो अरे तुम आ गए, तो ये जो है देखिए ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है,
ठीक है। और पहले ही है ये शब्द अरे, इसमें हे, अरे, अरे भाई, भाइयों, इस तरह के जो शब्द होते हैं, भाई तुम आ गए, ठीक है, इस तरह का जो शब्द होता है वो क्या होता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक के बाद हमेशा जो कारक चिन्ह लगता है वो विस्मय आदि, वो कारक चिन्ह इसका नहीं होता है, लेकिन ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। ये कारक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह जानते हैं ना, इस तरह का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी पहचान सकते, इसके चिन्ह से भी पहचान जाएंगे। जिसके पहले वाला जो शब्द है वो आपका संबोधन कारक है। दूसरी कारक से इस वजह से भी पहचान सकते हैं कि पहले ये शब्द लिखा है, इस वजह पहचान सकते हैं। और दूसरा आपकी परिभाषा भी यही कहती है, ये शब्द तभी इस्तेमाल किया जाता है किसी को बुलाने के लिए या किसी चीज़ को, किसी को संबोधित करने के लिए। जाहिर सी बात है, इसमें पहले वाले में हे भगवान रक्षा करो, तो यहाँ भगवान को संबोधित किया गया है कि रक्षा करिए, ठीक है। आपको संबोधन कारक भी समझ में आ गया है। अब आपको मैं बताती हूँ कारकों के संबंध में ध्यान देने की योग्य कुछ बातें हैं, जिससे आपको कारक अच्छे से और समझ में आ जाएगा। उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इसमें ध्यान कारकों के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, जो ये जानना बहुत जरूरी है, जो बातें जो जानना भी बहुत जरूरी है, और कारक में हमेशा आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। इसको आप समझ लेते हैं तो कारक चिन्ह को पहचानने में और कारक को पहचानने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला देखिए कर्म कारक में, ठीक है, कर्म कारक आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको कर्म कारक में को कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। को कारक चिन्ह तभी लगाते हैं, ठीक है, जब अप्राणीवाचक होगा, अगर तो वहाँ को कारक चिन्ह नहीं लगता है। कारक चिन्ह को तभी लगाते हैं जब वो अप्राणीवाचक होता है, ठीक है ना। को, तो जैसे देखिए उदाहरण से को कारक चिन्ह अप्राणीवाचक, मतलब प्राणी नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। अप्राणीवाचक और प्राणीवाचक होगा तो कारक चिन्ह नहीं लगेगा। ये ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि जब भी आपका अप्राणीवाचक, ठीक है, होगा तो कारक चिन्ह नहीं लगेगा, को कारक चिन्ह नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए एक देख लीजिए, मैंने पत्र को पढ़ा, ठीक है, मैंने पत्र को पढ़ा, ये आपका कर्म कारक के लिए है, ठीक है ना, कि कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। और ये भी मैंने बताया है कि हमेशा क्या होगा कि आपको कर्म कारक पहचानने के लिए वाक्य में जो कर्म का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या पहचानेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के साथ आपको क्या है, वाक्य में को लगता है, और अकर्मक क्रिया के साथ को नहीं लगता। जैसे उदाहरण के देखिए, को कारक चिन्ह वहीं लगेगा जब अप्राणीवाचक अगर होगा तो वहाँ कारक चिन्ह नहीं लगेगा। कारक चिन्ह वहीं लगेगा जहाँ पे प्राणीवाचक होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण नहीं, पहले आप परिभाषा अच्छे से समझिए कि को कारक चिन्ह अप्राणीवाचक होगा तो नहीं, कारक चिन्ह नहीं लगेगा। अब कहाँ लगेगा कारक चिन्ह को, जब प्राणीवाचक होगा, प्राणीवाचक होगा तो को कारक चिन्ह
को कारक चिन्ह लगेगा। ये ध्यान देने लगेगा, ध्यान देने वाली ये बातें हैं। ठीक है, ये किसमें? कर्म कारक में। अकर्म कारक में हमेशा कर्म होगा, सकर्मक होगा, अकर्मक होगा। अकर्मक होगा तो नहीं लगेगा, अकर्मक सकर्मक होगा तो नहीं। इसमें क्या है देखिए, उदाहरण है, मैंने पत्र को पढ़ा। ये बताइए ये वाक्य क्या सही है? पत्र क्या है? कर्म है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि कर्ता का प्रभाव क्रिया में पड़ेगा तो कर्म। लेकिन पत्र क्या है? कर्म है। मैंने पत्र को पढ़ा, ये तो ये अप्राणीवाचक है। ठीक है, और ये क्या? अशुद्ध वाक्य है। पढ़ने से भी आपको, मैंने पत्र को पढ़ा, ये पढ़ने से भी आपको लग रहा है कि अशुद्ध वाक्य है। ये क्या है? अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। पत्र को पढ़ा, ये, और इसकी पहचान मैंने पहले ही बताया कि अप्राणीवाचक होगा, वहां पे को नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? को नहीं लगेगा। अब इस मैंने पत्र पढ़ा, ये वाक्य, ये मैंने पत्र को पढ़ा अशुद्ध हो गया, मैंने पत्र पढ़ा ये शुद्ध हो गया। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कर्म कारक को पहचानने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि को कहाँ लगेगा। तो को हमेशा, जब कर्म हमेशा प्राणीवाचक होगा तभी आपका को लगेगा। अगर को प्राणीवाचक नहीं होगा तो वहाँ को नहीं लगेगा। अब दूसरा ध्यान देने वाली बात ये है, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर इसको समझ में आ गया तो कारक बहुत अच्छे से समझ में आया। करण कारक, ठीक है, करण कारक और अपादान कारक, अपादान कारक दोनों का चिन्ह क्या है? से है। दोनों का चिन्ह से है। करण कारक और अपादान कारक का दोनों का चिन्ह क्या से है? अब आपको ये परेशानी होगी कि कहाँ हम से लगाएं और कहाँ हम से नहीं लगाएं। हमको मतलब से लगाने के लिए किस कारक में हम से लगाएंगे, किस कारक में से, भाई दोनों में हमको से लगाना है तो कहाँ कौन सा से में लगाएंगे। ठीक है, और कौन सा कारक है? क्योंकि दोनों का जब कारक चिन्ह से है तो कहाँ पे से आपको ये कर, जब दोनों का कारक चिन्ह से है तो किस कारक में यहाँ पे से लगेगा तो ये सही हो जाएगा, और किस कारक में यहाँ सही लगेगा तो सही हो जाएगा। तो आपको परिभाषा क्या है? करण कारक की परिभाषा क्या थी? इसमें क्या है? कोई माध्यम होगा। ठीक है, करण कारक की परिभाषा क्या थी? माध्यम होगा, किसी माध्यम से काम हो रहा होगा। इसमें से या के द्वारा का प्रयोग होता है, से या के द्वारा के का इसमें करता। और अपादान कारक में क्या है? तुलना। ठीक है ना, किसी चीज की तुलना और अलग होना का बोध होता है। तो हमेशा ये देख के कि करण कारक में इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, समझिएगा कि इस परिभाषा में क्या है और इस परिभाषा में क्या है। अब करण कारक का क्या है? माध्यम, ठीक है, और साधन का होना। अपादान कारक में क्या है? या तो तुलना होगा या तो अलग हो रहा होगा। तो एक उदाहरण से समझिए, उसने चाकू से सेब काटा, उसने चाकू से सेब काटा। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, देवेंद्र विपेंद्र से लंबा है। ठीक है, दोनों में से लगाएं, दोनों में से लगाएं। अब आपको ये सोचेंगे, ये अगर वाक्य दिया है
ठीक है, वाक्य दिया है और पूछा जाएगा इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, आप बताइए। तो आप ये सोचेंगे इसमें भी से लगा है, इसमें भी से लगा है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो इसमें। तो आपको परिभाषा को आपको पता होना चाहिए और परिभाषा से आपको ये याद रखना है कि कौन सा कारक चिन्ह है इसमें। अब देखिए इसमें ने क्या है, आपको इसमें बताया गया था कारक चिन्ह सर्वनाम के साथ ने, जो नानी ने भी बताया था मैंने, सुरेखा के साथ लगने से इसमें ये क्या है, उसने नहीं सॉरी, ये उसने जो क्या है सर्वनाम है, ठीक है, उसने क्या है सर्वनाम है। अब इसमें क्या है, आपको से लगा है, आपको करण कारक की परिभाषा क्या है, करण कारक की परिभाषा यही है कोई माध्यम होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए। इसमें सेब जो काटा है, ठीक है, जो सेब काटा है उसका माध्यम क्या है, चाकू है, ठीक है, साधन क्या है, चाकू है, चाकू से ये काटा गया है, चाकू से सेब काटा गया। तो से जो है इसका क्या है, से पहले चाकू आया है, ये माध्यम हो गया, साधन हो गया, तो से क्या हो गया, करण कारक हो गया। आपको यही पहचानना है, करण कारक में हमेशा साधन और माध्यम होगा, ठीक है ना। और आपका उसमें अपादान कारक में अलग होना होगा और तुलना करना होगा। तो इस तरह से तो आपको परिभाषा, इसमें देवेंद्र विपेंद्र से लंबा, इसमें तुलना की जा रही है कि जो देवेंद्र है विपेंद्र से लंबा है, इसमें दोनों में तुलना की गई। जब ये लंबा है तो जो से जो है ये क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा, और अपादान कारक, और ये विपेंद्र क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, और से आपका अपादान कारक चिन्ह हो जाएगा। ये कारण आपको ध्यान देने वाली बात इसलिए है, जहाँ पे दो चिन्ह सेम जैसे प्रयोग होते हैं जैसे, तो कैसे आप ये पहचानेंगे कि इसमें इन शब्दों में कौन सा कारक है। चिन्ह से तो सेम चिन्ह तो सेम है, कारक चिन्ह से और से, लेकिन कारक कौन सा है ये आप परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, तभी परिभाषा के हिसाब से आप इसको पहचान सकते हैं। तो करण कारक में हमेशा माध्यम बताता है, साधन बताता है, उस कारक चिन्ह से पहले वाला जो शब्द आएगा वो करण कारक हो जाएगा। और अपादान कारक है हमेशा तुलना बताता है, और तुलना बताता है और उसका अलग होने का बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद है को कर्म कारक, ठीक है, को जो है ये कर्म कारक का चिन्ह है। और हमको इसमें क्या है, संप्रदान कारक को, जैसे से अपादान कारक और करण कारक में लगता है, वैसे ही को क्या है, कर्म कारक में और संप्रदान कारक में। को जो है कर्म कारक और संप्रदान कारक में लगता है, को कारक चिन्ह। अब आप ये सोचिए, को कर्म कारक संप्रदान कारक दोनों का चिन्ह है, दोनों का चिन्ह है, ठीक है। अब वाक्य में आप जब दो इस तरह का जब पहचानना हो, दोनों एक साथ वाक्य दे दिया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान कारक है और ये कर्म कारक है, ठीक है ना। तो ऐसे जगहों पे जब एक ही जैसा कर्म चिन्ह होता है, तो पहचानने के लिए मैंने ध्यान देने वाली सब बातें ये बताई है। से का बता दिया, कर्म कारक का बताया। अब उसी तरह कर्म कारक और संप्रदान कारक का चिन्ह जब को है, तो वहाँ कहाँ पे आप संप्रदान कारक होगा, कहाँ पे कर्म कारक होगा। इसके उदाहरण से आप समझिए, मैंने हिमांशु को पढ़ाया, मैंने हिमांशु को 10 रुपया
10 रुपया दिया। परिभाषा क्या कहती है कर्म कारक की, उसमें कर्म होना जरूरी है, ये परिभाषा कहती है। दूसरा मैंने पहले भी बताया कि कर्म कारक में अप्राणीवाचक होगा तो वहाँ कर्म को कारक चिन्ह नहीं लगेगा, ये पहले बताया, ठीक है। दूसरा है संप्रदान कारक में क्या होता है, देने का, जब कोई चीज़ देने का और किसी उद्देश्य के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है उद्देश्य के लिए और या देने का ले, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो ये मैंने हिमांशु को पढ़ाया, यहाँ कर्म कारक हो जाएगा क्योंकि हिमांशु प्राणीवाचक है, ठीक है। तो ये और हिमांशु कर्म हो गया क्योंकि मैंने कर्ता ने जो है हिमांशु को पढ़ाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्म कारक। अब मैंने हिमांशु को 10 रुपया दिया, देने का मैंने काम किया, 10 रुपया देने का काम जो किया, तो ये जो को यहाँ हो गया हिमांशु 10 रुपया दिया को, ये संप्रदान कारक हो गया और ये संप्रदान कारक, ये संप्रदान कारक हो गया, ये संप्रदान कारक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक बार फिर से समझिए कि कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान कारक और कैसे पहचानेंगे कर्म कारक, ठीक है। क्योंकि कर्म कारक का भी कारक चिन्ह को है और संप्रदान कारक का भी कारक चिन्ह को है, तो वहाँ पे कर्म कारक का भी कारक चिन्ह को है और संप्रदान कारक का भी कारक चिन्ह को। ये दोनों कारक कैसे पहचानेंगे, तो को हमेशा कर्मवाचक में, कर्म आपको कारक में क्या होगा कि अप्राणीवाचक होगा तो वहाँ को नहीं लगेगा, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्राणीवाचक है, यहाँ को लगा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमेशा संप्रदान कारक में कोई या तो उद्देश्य होता है या फिर कुछ देने का काम होता है। परिभाषा यही कहती है कि किसी को कुछ देने का जो कार्य होता है कार्य, तो वो हाँ संप्रदान कारक। यहाँ मैंने हिमांशु को 10 रुपया जो है मैंने देने का काम किया, तो को क्या है यहाँ पे संप्रदान कारक चिन्ह हो गया और हिमांशु क्या हो गया संप्रदान कारक हो गया। तो आपको ये उसके ध्यान देने योग्य बातें आपको समझ में आ गया होगा कि संप्रदान कारक कौन सा है और कर्म कारक क्या है। इस वाक्य में जो है आपको इस तरह के जो वाक्य एग्जाम में दिए जाएंगे, तो इस तरह के जब भी एग्जाम में वाक्य जहाँ पे सेम जैसे से वाला बताएं करण कारक और अपदा, तो ये आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उन वाक्यों में आपसे पूछा जाएगा कि कारक चिन्ह तो दे दिया है, तो आप कारक चिन्ह से और परिभाषा से आप ये समझेंगे कौन सा कारक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है, इन वाक्यों में, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ देगा मैंने हिमांशु को पढ़ाया, यहाँ से मान लीजिए हम ये हटा देते, इसे पूछा जाएगा और कि मैंने हिमांशु को पढ़ाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपको बताना होगा इस वाक्य में कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा कारक है, तो आपको ये बताना होगा कि ये संप्रदान कारक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको ये कारक चिन्ह पूरा आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, आपको समझा दिया, यहाँ तक कि मैंने आपके उसमें अंतर भी समझा दिए, ध्यान देने वाली योग्य बातें भी बता दी ताकि आप इसको समझ सकें और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब